बीजेपी पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में पार्टी पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी, जिसको लेकर उपाध्यक्ष संस्कृति एवं कला परिषद राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में रक्त शिविर लगाने के साथ ही युवाओं की ओर से नमो मैराथन की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी का भाव आमजन की सेवा करना रहता है, उसी तरह से बीजेपी का हर सदस्य पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो उनका सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 17 से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। साथ में हमारे जितने भी पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, रक्तदान शिविर जो है रक्तदान किया जाएगा। हमारे युवा मोर्चा के द्वारा जो है नमो मैराथन जो है वो की जाएगी। बहुत सारे सेवा भाव से जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाव रहता है कि पूरे आम जन की सेवा करना, उसी प्रकार से हमारे पूरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा पखवाड़े के साथ जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां स्वच्छता अभियान किया जाएगा और जहां पर हमारे जो मठ मंदिर है जहाँ पे पूजा अर्चना जो पूजा अर्चना की जाती है, उस प्रकार से अनेकों कार्यक्रमों में जो है भाग लेंगे। तो ये सेवा भाव से ये 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जो हमारा जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 तारीख तक किया जाएगा। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने विशेष रूप से जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की 30 करोड़ की जमीन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के हवाले करने का मामला उठाया है। एवरेस्ट स्टेट करके जो पार्क है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है और उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को की बंदरबाट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में अडानी और अंबानी के सहारे चल रही हो, चाहे उत्तराखंड में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हवाले कर रही हो बेशकीमती जमीनें, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, लोगों की दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में दैव्य आपदा आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद दामी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ की जमीन उनके हवाले कर देना चाहती है, जो कि उत्तराखंड के साथ अन्याय है। चमोली जिले के श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की पावन बराहोटी घाटी में समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र पार्वती कुंड और शिव पार्वती माता के मंदिर में पहुंचकर शताब्दियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया। पार्वती कुंड की आध्यात्मिक वादियों में पारंपरिक परिधानों से सजे धजे श्रद्धालुओं द्वारा लगाई गई डाकुड़ी, झुमेलो, झमैको गीतों की जबरदस्त गूंज गुंजायमान रही। भक्तों ने इस पवित्र देवस्थल पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का शुभ आशीष हासिल किया। तो आपको हम बता दें कि चमोली जिले के श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की पावन बराहोटी घाटी में समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र पार्वती कुंड और शिव पार्वती माता के मंदिर में पहुंचकर शताब्दी पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया। इस दौरान भक्तों ने इस पवित्र देवस्थल पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का शुभाशीष हासिल किया है। वहीं अनुष्ठान की पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु दिव्य अलौकिक वातावरण में आध्यात्मिक आलोक से अभिभूत हो उठे। उनके हृदय में उमड़े गहन आनंद शांति के इस धार्मिक यात्रा को और भी स्मरणीय बनाते हैं।
बरसात से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टिहरी के घनसाली समेत कई पहाड़ी इलाकों में सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। टिहरी में जहां आंतरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वहीं बरसात से झाड़ियां कई जगह पर जम गई हैं, जिसको नगर पालिका द्वारा हटाया जा रहा है। सामान्य समस्याएं तो आजकल जैसे आपदा आई है, बरसात के मौसम में रोडों की बढ़ी है। बाकी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पानी की जो समस्या यहाँ पे होती थी, जिससे कि पूर्व में यहाँ पर पलायन भी काफ़ी हुआ था, वो तो पानी की जो व्यवस्थाएं वो तो आप सुचारू और सही है, लेकिन रोड की जो स्थिति है वो वास्तव में इस बरसात में ख़राब हुई है। और सरकार की मंशा ये है कि जैसे बरसात रुकती है उसके बाद रोडों को सही और सुदृढ़ सही किया जाएगा। बाकी बरसात में जो थोड़ा सा झाड़ियाँ वगैरह या गंदगी यहाँ पर बढ़ी है, उसमें भी नगर पालिका प्रयास कर रही है। उसके लिए कुछ बजट प्रदेश से आ भी गया है। मुझे लगता है कि उसका तुरंत बरसात के बाद छंटनी करके उसका सही भी होगा और ठीक हो जाएगा। बाकी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार नज़रें लगाई हुई हैं कि कहाँ पर आपदा आई है, कहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं हैं। रोड कई जगह क्षतिग्रस्त हुई, कई तो ऐसी स्थिति भी हुई जहाँ पर रोड बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में जनपद टिहरी में भी कई रोड क्षतिग्रस्त हुई है। उसको ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सभी जगहों पर सभी विकास खंडों से में जो जेसीबी मशीन है वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तुरंत रोड ब्लॉक हो रहे उसको खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं आपके चैनल को सबसे पहले इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे स्थानीय से आवाज़ उठाते रहते हो। साथ ही मैं शहर की एवं शहर से लगते हुए हमारा जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही विकट समस्याएं यथा सड़क की समस्याएं हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, और हमारे नाइट्री से बीपुरम जाने वाले बीच में एक NH का रोड है जो NTI से स्कूल के बाद वो धसाव हो रहा है, और वो कतिपय मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी बरसातें होती रही तो 1-2 सालों में क्या वो तो रोड ही साफ हो जाएगा वहाँ पे, और उसका चाहे बीपुरम हो चाहे नाइट्री हो, इसका आने का जाने का मार्ग ही बंद हो जाएगा। अब कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि एक तो जो है डिबनू वाली रोड का उसके काश्तकार की साथ समझौता करके जो भी उसमें बनता है, क्योंकि काश्तकार भूमिहीन भी नहीं होना चाहिए, उसके पास 2 या 3 नाली ज़मीन है, उसके साथ समझौता करें, उसको कहीं अन्यत्र ज़मीन दे के और वहाँ भी जो है उस रोड को भी खुलाया जाए। और साथ में जो NH की जो नीचे पैनोला में है विशेषकर वहाँ पे उस रोड का NH को निर्देशित किया, जिलाधिकारी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि निर्देशित किया जाए कि वो सड़क का उचित रखरखाव करें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जैसे PWD का हो या जल निगम का हो, इन लोगों के जो काम हैं, इन लोगों के काम, इनके जो तसल्ली बस इन लोगों के काम चलते हैं, अपनी मर्जी के जो ये लोग काम करते हैं उसमें बड़ी धांधलबाजी हमें लगती है। क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे खाड़ी से जो मेरा अपना जिला पंचायत क्षेत्र है गौसारी वार्ड, उसमें पूरी झाड़ियां इतनी हो रखी हैं कि आजकल 2 व्हीलर का चलना इतना मुश्किल हो रखा है कि वो बड़ी गाड़ी के नीचे कभी भी 2 व्हीलर आ सकता है, जिसमें कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इनका झाड़ी कटान का काम तब चलता है जब झाड़ी सूखने पे आती है। मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोड की झाड़ियाँ, जितनी रोडों पे झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ इसी टाइम कटनी चाहिए। और जितने आपदा के, जितनी हमारे रोडों में पुस्ते टूटे हुए हैं, पुस्ते आपदे के जितने भी लगने का आपदा का पैसा जो आपने 2 महीने 3 महीने बाद देना है, जब दुर्घटना मिल जाएगी तो तब क्या करना उस पैसे का, इससे बढ़िया उसको तत्काल लगाया जाए। और जल निगम का बिल आना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन कई जगह भी पानी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 20 दिन और 25 दिन से जो हमारे धारकरे और मखलू की पट्टी में अभी तक ये कह रहे हैं कि पंप खराब है, लेकिन वो पंप अभी तक इनका सही नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा इनसे भी अनुरोध है, जल निगम से भी और PWD से अनुरोध है कि तत्काल इस काम को इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि 2020 में उनकी शादी हुई थी और जुलाई 2025 में उन्होंने UCC के तहत अपना विवाह पंजीकृत करवाया था। इसके बावजूद पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली।
3 बच्चों की मां पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। परिवार का कहना है कि वे अब पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की आशा रखते हैं। जी मैं घर आई हुई थी तो क्या नाम है जी, उनका अफेयर चल रहा था तो उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया जी। तो मुझे इंसाफ चाह रहे 2020 में। 5 साल हो गए शादी को जी 5 साल हो गए निकाह कर लिया जी। दोबारा निकाह किसी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा आपने जी करवा रखा जी फिर उसके बाद भी शादी कर ली जी अब क्या चाहते हैं आप? जी मुझे इंसाफ चाह रहा है जी। इंसाफ मैं जी न 3 जागतों को लेकर कहाँ जाऊँगी पुलिस को तहरीर दिया आपने? जी। जी कि हमारी लड़की जो घर आई हुई थी, यानी कि हमारी बहू पे बच्चा होने के उसमें आई हुई थी। 20-22 दिन के बाद उन्होंने घर बुलाई। घर बुलाने के बाद कहने लगे इस लड़के को घर भेज दो। हमने अपना लड़का लेगा, हाँ कोई बात नहीं ठीक है, अपना लड़का बिठा ले गए उसे भेजा। कहने लगे भाई लड़की को, तो वहाँ जाकर छोड़ आए। तो थोड़ी देर में पता चला कहने लगे जितना तो निकाह कर लिया है। और जो आपकी लड़की से शादी हुई थी कब हुई थी? देखिए अभी जो आप जिक्र कर रहे हो पीड़िता मेरे पास भी आई है और सर्टिफिकेट है उनके पास यूसीसी रजिस्ट्रेशन का। और चूंकि उसने जो तथ्य बताया कि उसके पति ने वो दूसरी जगह शादी कर रहा है या करने की फिराक में है, थाना अध्यक्ष गंगनहर को बता रखा है, थाना निरीक्षक को, प्रभारी को। तो जैसे इसमें तथ्य क्लियर होता है इमीडिएट हम मुकदमा करेंगे। जो लीगल कार्रवाई आगे की जानी है उस पर हम काम करेंगे। यूसीसी की जो धाराएं हैं वो भी इसमें लग जाएगी? जरूर लगेंगी। अगर वो जो कंप्लेन दी गई है, क्योंकि अभी दूसरे पक्ष को सुना नहीं है और अभी वो कंप्लेन आई है, एक बार उसकी प्रॉपर पुष्टि हो जाए इमीडिएट हम। मंगलौर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर सीओ विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह, एसएसआई रफत अली समेत अन्य क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रखी। कई शिकायतों का मौके पर समाधान भी किया गया, जबकि अन्य मामलों को गंभीरता से लिया गया। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस का आयोजन जनता के लिए एक राहत की पहल है। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ 15-16 दिन हो गए आज, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सीओ साहब बैठे थे यहाँ, तो आज हमारी सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया आज हमारा। हमें बहुत सुकून मिला आज यहाँ के। अन्य कई दिन से हम परेशान थे, दूसरी पार्टी होती वह चक्कर कटवा के चली जाती। हम मजदूर आदमी बहुत परेशान थे। आज हमें बहुत वो हुआ, प्यार मिला, यहाँ सम्मान मिला इस थाने के अंदर। पुलिस अधिकारी बैठे हो? पुलिस अधिकारी बैठे, हाँ सीओ साहब थे और कोतवाल साहब थे। हमारी बहुत जब भी आप सभी को विदित है कि जो पुलिस में जन सुनवाई, जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयासों की कड़ी में थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारीगण, सभी हमारे हल्का के सभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों की जन सुनवाई जो है, विभिन्न शिकायतें हैं, वो ओपन एक फॉरम में किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई पहले नहीं होती है, लेकिन एक विशेष आयोजन में सभी हल्का वासियों को, सभी चौकी इंचार्ज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, ताकि जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके और त्वरित रूप से जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके, इस बात का प्रयास किया गया। एचएनएन ने बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत से खास बातचीत की, जिसमें विधायक ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि पीएम आपदा पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए आए थे। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को तत्काल 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। आगे विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी आपदा को लेकर गंभीर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर, इस वक्त जो है उत्तराखंड आपदा से ग्रसित है और ऐसे में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, पैकेज भी उन्होंने दिया है। आप कैसे देखते हैं पूरे पैकेज को और उनके दौरे को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा हृदय है और बहुत संवेदनशीलता है। वो जानते हैं कि इस समय बाढ़ पीड़ितों की क्या पीड़ा है, और मैं तो उत्तराखंड की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पीड़ा में वो हमारे साथ शामिल हुए और निश्चित रूप से 1200 करोड़ का उन्होंने हमें जो पैकेज दिया उसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कम पैकेज है, बहुत ज़्यादा 1200 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों के लिए, बिजली की लाइनों को ठीक करने के लिए और अन्य ढांचों को ठीक करने के लिए भी अन्य तरीके से पैसे
केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर देखा जाए कुल टोटल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ये रकम बढ़ती है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पीड़ा में हमारा साथ दिया। एसडीआरएफ के लिए भी 455 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ किया है उन्होंने, कि वहाँ पर भी वो मजबूत हों। निश्चित रूप से एसडीआरएफ के में जो आवश्यकताएं थी उसके लिए उन्होंने धन दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि उनकी ये पीड़ा है और उनकी यह दर्द है, उनकी संवेदनशीलता है कि वो आज उत्तराखंड को वैसे भी वो बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। तो इसलिए अभी भी आगे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उत्तराखंड सरकार को पूरी आशा है कि वो हमारी सहायता करें। ये जो फंड दिया गया है 1200 करोड़ का, ये फौरी तौर पर दिया गया कि इससे नुकसानों का आकलन किया जाए। 2-2 लाख मृतकों को 50,000 रुपये जो है उन्होंने उनको जो घायल थे उनको भी दिए, लेकिन इसको कम बताया जा रहा है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि ऊँट के जी में मुंह में जीरा जैसे ये दिया गया है, जबकि जो है मांग तो बड़ी बड़ी की जा रही थी। देखिए, कांग्रेस पे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पहले अपना मंथन करें। जब वो केंद्र में थे, जब वो स्टेट में, दोनों जगह थे, तब उनके द्वारा कितने पैसा यहाँ दिया गया। जिन्होंने विशेष राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया हो वो लोग आज इस बात की उठा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वो इस लायक नहीं है। और उनकी बातें बचपने से हैं, जबकि उनको स्वागत करना चाहिए था। और अगर ज़्यादा उनको पीड़ा होती तो आज सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपस में सहयोग करके भी पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहिए था। 1 किलो आटा तक तो वो देने तक नहीं गए, 1 किलो चावल तक देने नहीं गए, जबकि हमारे संघ के लोग और हमारे पार्टी के लोगों ने वहाँ रात दिन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है। तो इन लिए उन लोगों को कहने का कोई अधिकार नहीं। आपके क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं सर, क्योंकि बारिश इस बार वो होती है, सड़कें जो है कहीं बह गई हैं, आपके क्षेत्र में हालात कैसे हैं? देखिए, उत्तराखंड में अब की बार 30% से ज़्यादा बारिश हुई है और निश्चित रूप से जो है जब बारिश ज़्यादा होती है नुकसान ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे सड़कें टूटी हैं और कईयों के मकान भी गिरे हैं और सरकार फौरी तौर पे उन सड़कों को खोल भी रही है और आगे पूरा विश्वास है मुझे और हम भी पूरा सरकार की तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि उन सड़कों को पूरा कर दिया जाएगा और पूरा ठीक ठाक कर दिया जाएगा। अंतर मंत्रालय की जो केंद्र समिति की टीम आई थी, कि आपने उनको आकलन के तौर पर कुछ बताया है कि किस तरह से नुकसान हुआ है और कितनी भरपाई होनी चाहिए क्षेत्र में? देखिए, अभी हमारे यहाँ पूरी टीम लगी हुई है और स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है और सर आंकलन जुड़ा रहा है। बहुत सारे आंकलन करके हमने बहुत ज़्यादा आंकलन करके बहुत उनका एस्टिमेट बना के हमने सरकार को सौंप दिया है और मुझे लगता है कि बहुत 1-1.5 महीने के अंदर जो है फिर हम पटरी पर जो है प्रदेश को ला पाएंगे। सर, क्या कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक पोस्ट किया कि कांग्रेस सनातनी है और भाजपा में तनातनी है। देखिए, धन्यवाद, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो गोल टोपी लेके 24 घंटे घूमते रहते हैं और वो व्यक्ति अगर आज सनातन हो गया तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। मैं समझता हूँ कि जो इस प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हों और आज अगर वो गोल टोपी फेंक के आज सनातन की बात कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम भगवान करें कि उनको सद्बुद्धि दे और दोबारा से वो सनातन की और सेवा कर सकें। सर, क्षेत्र में युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार के माध्यम लाए जा रहे हैं, क्योंकि प्लान एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और वहाँ पर प्लान को रोकने के लिए युवाओं को किस तरह से जो है वहीं पर सेटल करने के लिए पॉलिसी लाई जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्लान रोकने के लिए युवाओं को रोकना ज़रूरी है और सरकार को मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि अभी तक जितनी भी सरकारें हुई हैं उन्होंने जिस गंभीरता के साथ प्लान रोकने के लिए काम करना चाहता वो नहीं हो पाया। मेरा तो केवल सरकार से आज भी है और पहले भी रहा है निवेदन कि हर विकास खंड में, जो पहाड़ के विकास खंड हैं, उनमें अगर एक छोटा सा उद्योग 200-250 आदमियों को रोज़गार देने के लिए अगर एक उद्योग बना दिया जाए किसी भी प्रकार का, स्थानीय उत्पादों से संबंधित हो या चाहे किसी प्रकार का, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जो है प्लान रुक जाएगा। स्वदेशी अपनाओं को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि अमेरिकी टैरिफ के बाद जो है इस तरह का फैसला लिया गया और लगातार जो है आह्वान किया जा रहा है? देखिए, मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही, जब से इन्होंने सत्ता संभाली है तब से ही ये उनका नारा है कि स्थानीय उत्पादों को जो है प्राथमिकता दी जाए। और ये भी बात सच है कि जहाँ स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है वो देश, प्रदेश, क्षेत्र जो है बहुत मजबूत होता है। तो ये निश्चित रूप से जो आज हमारी सरकार का संकल्प है वो पूरा होगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने उत्पादों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र जो है, प्रत्येक प्रदेश, देश जो है मजबूत होगा। प्रजातंत्र में एक बड़ा आरोप जो है वो भाजपा पर लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है और लगातार इसको जो है लेकर सामने आ जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, मैं तो कांग्रेस से केवल ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो आप ईवीएम पे जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि ईवीएम आया किसके समय में, और अगर ईवीएम आया तो तुमने अपनी सरकार में क्यों नहीं नकारा उसको,
और अगर अब जाके तुम्हें सद्बुद्धि आई तो फिर अपने प्रदेशों में जहाँ तुम्हारी सरकार बनी है तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमने वोट चोरी करी है तब हमारी सरकार बनी है। तो ऐसी बेहुदा बातें करके आज कांग्रेस अपने को छोटा कर रही है और राजनीतिक चिंतन का जो बारे में उनसे अपेक्षा की जाती थी वो निश्चित रूप से वो चिंतन खत्म हो गया है, आज वो कुंठित हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लगातार हमलावर हैं, राज्य में लगातार तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे फंडिंग का मामला हो चाहे अन्य आरोप हो, लगातार उनका जो है हमला जो है भाजपा पर रहता है। देखिए, मैं हरक सिंह जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूँ कि वो राजनीति में नॉन सीरियस आदमी हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिस बात को कहते हैं जब उनको खुद ही उस बात पे विश्वास नहीं है, रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं अगले साल उस पार्टी के खिलाफ करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। और जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरी रग रग में भारतीय जनता पार्टी का खून है और फिर कांग्रेस में जाते कहते कि मेरे सारा खून निकाल दिया है, तो मैं समझता हूं कि जिसने सारा खून निकाल दिया हो तो वो व्यक्ति शायद राजनीतिक रूप से कभी जीवित नहीं हो सकता। मानसिक शारीरिक रूप से तो है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से वो जीवित नहीं है, क्योंकि जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो राजनीतिक रूप से भी मृतप्राय है। चलिए, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य 24/7 कर दूँ।